The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. 2 मई 2011 शायद ये अमेरिका के लिए बहुत खास दिन था, जिस दिन अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर को सक्सेसफुल कर दिखाया। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। ये ऑपरेशन बहुत सालों की सोची समझी प्लानिंग थी, जिसको अमेरिका सितंबर 2001 न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद दिन और रात की प्लानिंग के बाद तैयार करता है। इस रिसर्च में काफी जियोलॉजिस्ट, FBI एजेंट और एडवांस डिफेंस नेविगेशन सिस्टम और फॉरेंसिक साइंटिस्ट की टीम एक प्रॉपर प्लान के साथ अमेरिका की सबसे पावरफुल फोर्स नेवी सील को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी देते हैं। इससे पहले अमेरिका ने कभी किसी आतंकवादी को मारने के लिए इस तरह का कोई सीक्रेट ऑपरेशन नहीं करा। तो ऐसे में ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आखिर ओसामा बिन लादेन था कौन और क्यों अमेरिका और बाकी देशों की खुफिया एजेंसी बिन लादेन को ढूंढ के मारने के चक्कर में लगी हुई थी। इससे पहले हम लादेन की बात करें तो इसका पूरा नाम ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन था, जिसका जन्म 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के रियाद शहर में होता है। लादेन के पिता मोहम्मद बिन लादेन सऊदी अरब के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक थे। लादेन के पिता मोहम्मद बिन लादेन की लगभग 22 से ज्यादा शादियां हुई थी और 58 से ज्यादा बच्चे हुए थे, जिसमें लादेन 7वें नंबर की संतान थी। क्योंकि लादेन एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, तो ऐसे में लादेन का इंटरेस्ट कट्टरपंथी मुसलमानों की तरफ ज्यादा बढ़ने लगता है और यहीं से लादेन की लाइफ में जिहाद की एंट्री होना स्टार्ट होती है, जो लादेन का बहुत ही कम उम्र से ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल उनके कॉलेज प्रोफेसर अब्दुल्ला यूसुफ आजम, जिन्हें फादर ऑफ जिहाद भी कहा जाता है। अब यहाँ लादेन पूरे तरीके से एक जिहादी मुस्लिम बन चुका था और लादेन को लगता था कि वर्ल्ड में जितने भी इस्लामिक देश हैं वो किसी न किसी क्राइसिस से जूझ रहे हैं और जिसको केवल इस्लामिक सीरिया लॉ के थ्रू ही ठीक करा जा सकता है। लादेन को मुस्लिम देशों में सेक्युलर गवर्नमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसी के चलते लादेन को सोशलिज्म, कम्युनिज्म और इस्लामिक देशों में चल रहे डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और उसे लगता था कि पूरे वर्ल्ड में मुल्ला उमर की तालिबानी सरकार ही होनी चाहिए, जो इस्लाम के सही प्रिंसिपल को फॉलो करती है। और ठीक इस कट्टरपंथी सोच के चलते लादेन को सऊदी अरब में हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। 1989 में सूडान के स्कॉलर और फॉर्मर मिनिस्टर हसन अल तुर्बी ने लादेन को सूडान में रहने और एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका दिया, जिसके चलते 1990 में लादेन सऊदी अरब से सूडान आने के बाद फिर कभी अपनी जन्मभूमि पर वापस नहीं लौट पाया। लादेन के सूडान आने के 2-3 साल में ही सूडान में काफी सीरियस बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जिसमें पास ही के देश मिस्र के प्रेसिडेंट की हत्या की कोशिश से लेकर अफ्रीका की कई US एम्बेसी में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए गए और साल 1995 में रियाद में कार बॉम्बिंग और खोबर टावर में बॉम्ब लगाने के मामले में लादेन का नाम ही सामने आया, जिसकी वजह से सऊदी अरब की गवर्नमेंट लादेन की सऊदी अरब से नागरिकता पूरे तरीके से खत्म कर देती है और साल 1993 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में 7 से ज्यादा लोगों की जान जाती है, जिसमें कुछ प्रेग्नेंट वुमेन भी थी और 50,000 से ज्यादा लोगों को बचाया जाता है। इन सारे टेररिस्ट अटैक का डायरेक्ट कनेक्शन कहीं ना कहीं लादेन से था। ऐसे में अमेरिका ने सूडान को टेररिस्ट स्पॉन्सर कंट्री बोला गया, जिसके चलते सूडान के ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया गया और साल 1996 से 2000 के बीच लादेन ने काफी सीरियस टेरर अटैक करवाए, जिसमें कई हजारों लोगों की जानें गईं और 7 अगस्त 1998 को दर इस्लाम, तंजानिया, नैरोबी और केनिया की US एम्बेसी में काफी सीरियस अटैक करवाए, जिसमें अगर देखा जाए तो अमेरिका भी लादेन के डर से पूरे तरीके से दहल गया था। 12 अक्टूबर 2000 को यमन के पोर्ट पर खड़े US नेवी के जहाज को लादेन ने एक सुसाइड बॉम्बर की मदद से उड़वा दिया, जिसमें 17 से ज्यादा अमेरिकी लोगों की मौत हो गई। लेकिन लादेन यही नहीं रुकता और 11 सितंबर 2001, जिसको 9/11 अटैक भी बोलते हैं, अलकायदा के 19 आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 एयरप्लेन्स को पूरे तरीके से हाईजैक कर लिया और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर और पेंटागन में ब्लास्ट करवा दिया, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों की जान जाती है।
और अमेरिकी सरकार को $10 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। अब यहाँ लादेन अमेरिका का सबसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बन गया था, जिसको ढूंढने के लिए अमेरिका ने करोड़ों डॉलर सिर्फ उसकी रिसर्च में लगा दिए, क्योंकि अब लादेन को पकड़ना या उसको मारना मोस्ट पावरफुल कंट्री अमेरिका की नाक का सवाल बन गया था। तो ऐसे में अमेरिका में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत थी। 20 जनवरी 2009 अमेरिका ने पहली बार अफ्रीकन अमेरिकन बराक ओबामा को 44वां राष्ट्रपति चुना, जिनके आने से अमेरिका की सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी में काफी बड़े बदलाव हुए। जनवरी 2010 यूएस ऑफिशियल CIA को जानकारी देती है कि पाकिस्तान की राजधानी के लगभग 160 किलोमीटर दूर अबोताबाद में एक बड़ा ही अजीब सा घर है, और जिसकी बाउंड्री वॉल की बात करी जाए तो लगभग उसकी हाइट 10 से 12 फीट होगी। और बड़ी ही हैरानी की बात है कि उस घर में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं होती, इवन उस घर का एक कूड़ा तक भी बाहर नहीं फेंका जाता। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि साल 1998 के बाद ओसामा बिन लादेन ने फोन को यूज करना बिल्कुल ही बंद कर दिया, और ओसामा अपने ज्यादातर कॉन्टैक्ट कोरियर के थ्रू करता था। CIA इस इंफॉर्मेशन को और भी पक्का करने के लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की मदद लेती है, लेकिन यहाँ वो लादेन के पाकिस्तान में होने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन फिर भी CIA इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म और सस्पेक्ट करने के लिए ड्रोन का सहारा लेते हैं, जिससे ये तो पक्का हो जाता है कि वहाँ बिन लादेन के होने का कोई ना कोई सुराग तो है। और पहली बार अमेरिका अप्रैल 2011 में लादेन को पकड़ने के लिए ऑपरेशन नेपच्यून को शुरू करते हैं, लेकिन लगातार कुछ दिनों से मौसम खराब होने की वजह से ये ऑपरेशन 2 दिन डिले करना पड़ता है। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने अपने बेस्ट एडवांस सिस्टम एंड लो रडार फाइंडिंग एंड नॉइस रिडक्शन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का यूज करा गया था, और बैकअप फोर्स के लिए हैवी लिफ्टेड 2 चिनूक हेलीकॉप्टर को बलग्राम एयर बेस पर खड़ा कर दिया। 1 मई 2001, और शायद ये अमेरिकन हिस्ट्री के लिए सबसे बड़ा दिन हो, जब 79 सोल्जर्स के साथ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान के बलग्राम एयर बेस से दोपहर 3 बजे अबोताबाद के लिए निकलते हैं। अब यहाँ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पायलट की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो बिना पाकिस्तान डिफेंस की रडार में आए लादेन के लोकेशन पॉइंट पर पहुंचना। इसके लिए पायलट पहाड़ों के बीच के रास्ते को चुनते हैं, जिसमें अगर लोअर फ्लाइंग करी जाए तो रडार से बचा जा सकता था। और दोस्तों, नाइट में पहाड़ों के बीच में हेलीकॉप्टर को ले जाना किसी बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। तो ऐसे में CIA ने इस ऑपरेशन के लिए अपने सबसे एक्सपीरियंस पायलट को चुना, और प्रॉपर नेवी सील की टीम के साथ लोकेशन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। प्लानिंग के हिसाब से एक हेलीकॉप्टर को छत के ऊपर उतरना था, तो दूसरे को ग्राउंड के अंदर। देखो, जब भी कोई हेलीकॉप्टर लैंड करता है तो उसको प्रॉपर एयर प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, जो दूसरे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में नहीं बन पाया, और वो बाउंड्री वॉल के अंदर क्रैश कर गया, जिसमें किसी भी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस ऑपरेशन में 22 अलकायदा के आतंकवादी मारे जाते हैं, और बिन लादेन को उस घर की 3री मंजिल में सिर पर गोली लगने की वजह से ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी कि अभी तक ओसामा बिन लादेन को सभी ने टीवी और वीडियो में देखा था, और ऐसा माना जाता था कि उसकी हाइट लगभग 6.5 फीट होगी। लेकिन गोली लगने के बाद ये जानना जरूरी था कि जिस आदमी को सील के लोगों ने गोली मारी है, क्या ये वाकई में लादेन ही है या कोई और। तो उसकी हाइट को कंफर्म करने के लिए एक नेवी सील के सिपाही को लादेन के बगल में लेटाया जाता है, और लादेन की हाइट सील के सिपाही से भी ज्यादा निकलती है। इस ऑपरेशन को खत्म करने में नेवी सील के सिपाहियों को लगभग 40 मिनट से भी कम समय लगा, लेकिन इस 40 मिनट ने पूरे अमेरिका की सांसें रोक रखी थी। ठीक 2 मई 2:39 पर ओबामा द्वारा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands. इस ऑपरेशन को खत्म करने और लादेन को पकड़ने में अमेरिका के कई ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। तो वहीं कई कंट्रीज को पता चला कि अमेरिका से ज्यादा पावरफुल कंट्री कोई नहीं है। नेवी सील के सिपाहियों ने इस ऑपरेशन को बखूबी तरीके से सफल करा, और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन गई। चाहे आतंकवादी देश या दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो बच नहीं सकता।